हेलो दोस्तों, आपका देखो सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रेखाचित रजिया की कथा वस्तु के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं उन्होंने अपने बचपन के यादों में रजिया के बारे में क्या लिखा है। आप वीडियो के अंत तक पूरी तरह से बने रहिएगा। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकर, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाई, भर बाँह के बुट्टेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान, वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। मेरे बचपन की रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठी थी। हाँ, यह मेरी बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तोड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटककर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उन्हें कुतर कुतर कर खाता हुआ ढेंकी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई, देखना बउआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की जो मुझसे 2-3 गज आगे आकर खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। 1.5 हिंदुओं की बस्ती है, मेरी और मुझे मेले पेठी में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता। मैं माँ बाप का इकलौता माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगोकर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी यह वेशभूषा न यह रंग रूप। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और भर बाँह की कमीज भी उन्हें कभी नहीं पहने देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वह कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर। तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। यह आवाज़ थी रजिया की माँ की, जिसे प्रायः मैंने अपने गांव में चूड़ियों की खचिया लेकर आते देखा था। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और 1 कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिए, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घर में ये सब नहीं बनते? छठ नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब नाम ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सी गर्दन हिलाकर। और गर्दन हिलाते हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल उठती, वह उन्हें परेशानी से संभालने लगती। और जब वह चली तो जैसे मैं उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देख कर ही चूड़ीहारनियों के मुंह पर खिलने वाले अजस्य हंसी और चूहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की और मुखातिब होती हुई कहा, क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता। इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। मैंने देखा कि उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। अब मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती है, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो ये नई बालियाँ आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी बालियाँ पहनी जाती है? आप किस तरह रहते हैं वहाँ? वह बके जाती, मैं सुनता जाता। शायद जवाब की ज़रूरत वह भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भोजी ने कहा, देखियो री रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं और उन नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने ध्यान दिया, अब जब हम लोग कहीं मिलते हैं तो बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती है। रजिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोर हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगी है। जब वह बहनों को चूड़ियाँ पहनाती है, भाई तमाशे देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भ्रातृत्व भाव या रजिया के प्रति एक अज्ञात आकर्षण वहाँ लाता है उन्हें। जब बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती होती है, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते हैं होते हैं
क्या अपनी नवोड़ की कोमल कलाइयों को या इन कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को। और जैसे रजिया को इसमें रस मिलता है, पतियों से झूले करने से वह बाज नहीं आती। बाबू, बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती है, रजिया ठाठ लगाती है। अब वह अपने पेशे में निपुण होती जा रही है। चूड़ीहार के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हों, सस्ती टिकाऊ फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहार के बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो अदा को भी खोजता है। चूड़ी पहनने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडर कहता है, इमारत शानदार थी। ज्यों ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा पाया। उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वह सहमी, सिकुड़ी और मैंने मान लिया यह उसका पति है, किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही लिया, इस मजदूरी को कहाँ से उठा लाई है रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया भी हंसी, बोली, यही मेरा खाविंद है मालिक। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी खाविंद बना, मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने। उस दिन रजिया आई और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। यह लूँगी, वह लूँगी और ये मुँह मांगी चीज़ें नहीं मिली तो वह लूँगी की दुल्हनिया टापती रह जाएगी। हट हट, तू बउआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा? भौजी ने कहा। यह भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया ठाठ मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा ना समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी, किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता रहता है। ना जाने कौन सा डर लगा रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था और उसी हंसी में रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरी भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे प्रशंसक नवयुवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू, वह औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौक पर मैं चौंक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वह लड़का सिटपिटाकर भाग गया। पान खाकर लोग इधर उधर चले। अचानक पाता हूँ मेरे पैर उस ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा, किंतु इस चौक की शाम की रूमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत में आगे बढ़ता गया। वहाँ पहुँच ही रहा था कि देखा, पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और निकट पहुँचकर कह उठी, सलाम मालिक। थक सा लगा किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रजिया, यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब नए किस्म के लोग हो गए ना, अब लाह की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती है। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साज श्रृंगार, कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ, पाउडर, क्लिप, क्या क्या चीज़ें। नया ज़माना, दुल्हनों के नए मिजाज। अब रजिया वहाँ नहीं रही थी, किंतु उसकी हंसी वही थी, वही हंसी, वही चुहल। इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और ना जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो। किंतु वह फुर्सत दे तब ना। रजिया ने बताया किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे गांव हैं जहाँ हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे नहीं खरीदते, अब हिंदू चूड़ीहारनिये हैं।
इसलिए रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है। चुनाव के चक्कर में अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया। यह रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूड़ीहारनी रहती थी या है हसन का नाम लेने में ही शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरा जय जयकार हो रहा था, कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे, जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था कि अचानक लो या क्या, वह रजिया चली आ रही है। रजिया, वह बच्ची, अरे रजिया फिर से बच्ची हो गई। कानों में वे ही बालियां, गोरे चेहरे पर वे ही नीली आंखें, वही भर बाह की कमीज, वे ही कुछ लटेजने संभालती बढ़ती आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान था। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, दिन में सपना? वह आती है गब्बर ऐसी कि भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम मालिक करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आता है। लोग मुस्कुरा रहे हैं, नेताजी आज आपकी कलाई खुल कर रही है। नहीं, यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा। एक कह रहा है, कैसी शौक लड़की, और दूसरा बोलता है, ठीक अपनी दादी जैसी, और तीसरे ने मेरी होश की दवा दी। यह रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ो तारीफ करती है। फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, ना जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है। बड़ा बेटा कलकत्ता में काम करता है, मंझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी है। वो बहू रजिया, दूसरी रजिया मेरी अंगुली पकड़े आंगन से पुकार रही है, दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए। किंतु पहले रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले? बीमारी के मेले कुचले कपड़े में मेरे सामने कैसे आए? बहुओं से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है। उसकी दोनों बहुएं उससे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली रूखी सूखी, किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चली गई जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी हुई नीली आंखें जो कटोरों में धंस गई थी और चमक उठी है। आज फिर वे चांदी की बालियां उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही है। वे लटे जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया है। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रेखा चित्र रजिया की कथा वस्तु यहीं समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ कि यह कथा वस्तु आपको समझ में आ गई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।